तो बताइए भाई, क्या पढ़ा था कल हमने करंट अफेयर्स में? हाँ, वर्ल्ड फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट। ठीक है, बताइए कि मालदीव का क्या पोजीशन है वर्ल्ड्स फर्स्ट में? एक 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 जन हाँ, आप भी बताइए। ठीक है, और जनरेशनल गैप, एक और चीज के लिए मालदीव जाना गया है। डब्ल्यूएचओ ने उसको एक ट्रिपल एलिमिनेशन वाला किया है कि नहीं, जो बताया था? कौन कौन सी वो तीन? हाँ, और सिफिलिस और हेपेटाइटिस, है ना? ठीक है। और कौन कौन से मतलब कौन से कंट्रीज पढ़ा था वो सब बताइए। ऑस्ट्रेलिया क्यों न्यूज में है? आप लोग मत बताइए भाई, हाँ जल्दी आप बताइए। ऑस्ट्रेलिया, आप? सोशल मीडिया बैन। क्या भारत में भी सोशल मीडिया बैन होना चाहिए आपके हिसाब से? ये सवाल अपने मन में ले आइए कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आज जो है रील्स देखते हैं या सोशल मीडिया पे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक रेगुलेटेड होना चाहिए कामकाज की नहीं? क्योंकि जो फॉर्मेटिव पीरियड होता है कि एक सृजनात्मक काल जिसको कहते हैं, कि जब आपका जीवन बन रहा है बच्चों का, उस दौर में अगर आपके दिमाग पर किसी भी चीज का बुरा असर पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट जो है निगेटिव होगा बच्चों के सेंस में। तो चाइल्ड, हाँ, पेरेंट्स की बनती है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा क्या हमारे पास कोई नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी है? तो क्या हम ये सजेशन दे सकते हैं कि एक नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ठीक तरीके से रेगुलेशन हो? लेकिन इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर दिक्कत होने के बावजूद भी हम ऐसा कुछ नहीं करते, उसके पीछे का क्या रीजन है? जैसे दुनिया के तमाम देश सोच रहे हैं ना कि सोशल मीडिया बैन किया जाए एक मतलब एज ग्रुप के हिसाब से, इंडिया में ये सब चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं? गेम से रिलेटेड कुछ बना था, उसमें बच्चे सुसाइड वगैरह जो कर ले रहे थे, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि भारत एक थोड़ा ज्यादा ही लोकतांत्रिक देश है, जहां पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक फंडामेंटल वो बोला जाता है, राइट। और फंडामेंटल राइट में आप ऐसे समझिए इस चीज को कि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज को लिखना, बोलना, गाना, सुनना, ये सब जो जितनी भी चीजें हैं, ये सब हमारे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो लोग डांस करते हैं, जो लोग जो है सिंगिंग करते हैं, जो लोग मिमिक्री करते हैं, या जो लोग जो है आप देखते होंगे कि अभी कुत्तों की आवाज निकालने वाला भी लोग काम कर रहे हैं। ये सब जो चीजें करी जाती हैं, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। आप मोहिनी अट्टम भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, आप जो है रंगमंच का भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग अलग अलग जो है आर्ट फॉर्म्स को सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, क्या? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। और भारत जैसे देश में इसको रेगुलेट करना थोड़ा टफ काम है। हाँ बोलिए, क्या करें? हम्म ठीक है, तो मोबाइल फोन का रेगुलेशन जरूरी है। और कौन कौन से कंट्रीज देखा था हमने? ब्राजील देखा था, बताओ क्या है ब्राजील का? यानी ओशन लिटरेसी, यानी कि महासागर से संबंधित जो भी साक्षरता है, उसको उसने क्या नाम दिया है? ब्लू कैरिकुलम। उसको शामिल किया, अपने नेशनल कैरिकुलम में शामिल करने वाला पहला देश बन गया है, जिसको यूनेस्को ने मान्यता दे दिया। बिल्कुल ठीक है। और किरिबाती हो गया, ठीक है, उसका इंटरनेशनल डेट जो है। और अल्बानिया, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ और नए मुद्दों पर आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जितने हमारे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं या क्षेत्रीय संगठन हैं, उसमें नया सदस्य कौन बना है। ठीक है, न्यू मेंबर। आप अगर पिछले वर्ष का सब पेपर उठा के देखेंगे, मतलब 5-6 साल का, तो आपको एक सवाल क्या मिलेगा कि कोई भी बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कोई मेंबर बन गया है नया, तो वो सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आप तेज गति से लिखते रहेंगे, मैं पूछता भी रहूंगा और बताता भी रहूंगा। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नाम सुना है?
इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है ये क्या काम करता है, पहले एक लाइन में सुनिए। ये पूरी दुनिया में जो युद्ध अपराध है ना, युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम्स, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के खिलाफ कार्रवाई होती है, यानी युद्ध बंदियों के खिलाफ अपराध होते हैं, या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध है, या फिर जेनोसाइड, जातीय संहार, इन सब के खिलाफ ये मुकदमा चलाने वाली संस्था है। और इसमें ये दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स के खिलाफ भी मुकदमा चलाती है, आईसीसी। ठीक है, तो आईसीसी का नया मेंबर बन गया है यूक्रेन। 2025 में 125वां सदस्य बन गया है, 125th मेंबर ऑफ आईसीसी यूक्रेन बन गया है। ठीक है, लेकिन ये जो आईसीसी है इसको जिस स्टेच्यूट से, जिस नियमावली से बनाया गया था उसको बोलते हैं रोम स्टेच्यूट। रोम स्टेच्यूट वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो इसलिए बहुत से देश जो हैं आईसीसी का जो ऑब्लिगेशन है वो एकदम बिल्कुल मानते नहीं है कि हम ऑब्लाइज्ड हैं, और कहते हैं हम आईसीसी छोड़ देंगे जब भी आईसीसी उनके खिलाफ काम करता है तब। ठीक है, तो आईसीसी न्यूज में है। आईसीसी का स्ट्रक्चर, फंक्शन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आईआर की क्लासेस में भी। अगला जो है वो है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का बैंक है, पहले इसे ब्रिक्स बैंक कहते थे, बाद में इसका नाम हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये कब बना था? 2015 में बना था। 2015 में इसने काम करना शुरू कर दिया। और इसके गठन की जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी? इसके गठन की घोषणा 2014 में ब्राजील में फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में हुई थी। ये बात आपको नहीं बतानी थी, मूल चीज बताना ये था कि एनडीबी का 2025 में 2 नए सदस्य देश कौन से बने हैं। 2 नए सदस्य देश हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। लिख लीजिए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हैव बिकम द लेटेस्ट मेंबर्स ऑफ एनडीबी। और 2025 में एक और देश मेंबर बना था एनडीबी का, वो है अल्जीरिया। तो आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा देश एनडीबी का मेंबर नहीं बना? 3 देश हो ही गए और एक चौथा नाम देकर के कुछ बोल सकता है आपसे। एनडीबी एक ऐसा बैंक है जो मल्टीलैटरलिज्म के प्रिंसिपल पर चलता है, यानी बहुपक्षीयतावाद। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स के देश हैं उन सब देशों को इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फंडिंग करना, लोन देना, सैनिटेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब मामलों में एनडीबी लोन देता है। और इस तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। एनडीबी कह चुका है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे इन सब देशों में। और उसके साथ साथ एक समय में उसने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बोला है 80% जो पैसा है एनडीबी का लोन वगैरह वो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी और इन सब चीजों पर लगेगा। एनडीबी के जो हेड हैं वो इंडिया के व्यक्ति रह चुके हैं, केवी कामत थे, लेकिन अभी नहीं है, अभी कोई और उसमें है, लेकिन इंडिया का एक व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट कर चुका है। ठीक है, एनडीबी के बारे में और भी काफी बातें हैं, जैसे एनडीबी कह रहा है कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, यानी ब्रिक्स जो है किस तरीके से डॉलर को साइड में करके, जिसको हम डी डॉलराइजेशन बोलते हैं, इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिखते चलेंगे, कोई इश्यू होगा तो रिकॉर्डेड है, कोई इश्यू आपको नहीं आएगा फिर, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। आप जानते हैं ये ग्लोबल मंच है विच रेगुलेट्स 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। पूरी दुनिया का जो 98% वैश्विक व्यापार है ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा ही रेगुलेट होता है। डब्ल्यूटीओ के जो 2 नए सदस्य देश बने हैं उसमें से एक है आपका तिमोर लेस्ते, LESTE, तिमोर लेस्ते, और कोमोरोस, COMOROS। कोमोरोस एक जो है इंडियन ओशन का आइलैंड कंट्री है, तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत काम का है। अब सोचो कि कोमोरोस से हमारे अच्छे संबंध रहेंगे, इंडियन ओशन में वो प्लेयर है और वो डब्ल्यूटीओ में पहुंच गया है, तो भारत के कोई भी प्रस्ताव अगर डब्ल्यूटीओ में होंगे तो उसका समर्थन करेगा। इसी तरीके से भारत ग्लोबल साउथ या महासागर विजन, सागर विजन के माध्यम से जो इंडियन आइलैंड्स हैं, मतलब इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं, उनको अपने साथ करता है। डब्ल्यूटीओ के बारे में अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आईआर की क्लास में। कुछ जरूरी बातें यहाँ पर ये हैं, मैंने एक दिन आपसे बताया था कि डब्ल्यूटीओ पूरी दुनिया में फ्री, फेयर, ओपन और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड
को इंश्योर करने के लिए कुछ सिद्धांतों को बनाता है, कुछ नियम कायदे कानून बनाता है, उसके हिसाब से कार्यवाही करता है। मैंने आपको 4 प्रिंसिपल्स बताए थे, हमेशा याद रखने हैं। ये डिटेल में पढ़ेंगे, खाली सुनते जाइए। MFN प्रिंसिपल, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल है, इसके माध्यम से नेशनल ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है, तीसरा रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रिंसिपल, और चौथा आपका स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। इन 4 प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से जब बाद में समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे दुनिया में बेहतर ट्रेड करने के लिए WTO नियम कायदे कानून बनाता है। WTO में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स आते हैं उसका समाधान कैसे होता है, ये सब भी हम लोग बाद में और अच्छे से देखेंगे। अगला देखते हैं IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसमें लिचेनस्टीन 191वां सदस्य बना है। लिचेनस्टीन, LIECHTENSTEIN, लिचेनस्टीन, ठीक है। लिचेनस्टीन 191वां सदस्य बना है IMF का, ठीक है। अभी पिछले साल आपसे IMF पे सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो यूपीपीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में आप ये याद रखिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्या, IMF का गठन कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक और संगठन का जन्म हुआ था, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, और इन्हीं दोनों को ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जुड़वा भाई या जुड़वा बहनें कह सकते हैं आप। अगर आप IMF के मेंबर बने तो ऑटोमेटिकली आप वर्ल्ड बैंक के भी बन जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के बने तो IMF के बन जाएंगे, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो लिचेनस्टीन जो है इसका सदस्य बन गया। नेक्स्ट ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना है किसी ने इसमें? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये एक बैंक है और ये एशिया पैसिफिक रीजन में, यानी जो ध्यान से शब्द पर जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा, एशिया पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट, ठीक, एशिया पैसिफिक रीजन में पॉवर्टी एलिविएशन यानी निर्धनता उन्मूलन, एशिया पैसिफिक रीजन में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीजों को, यानी फ्री और फेयर तरीके से गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, इन सब का फ्लो हो एशिया पैसिफिक रीजन में। और इसके लिए जो पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेंडिंग वेंडिंग, मतलब उनको वो लोन देने की, वो सब काम करता है ADB। ADB का लेटेस्ट मेंबर बन गया इजराइल। इजराइल हैज बिकम दी लेटेस्ट मेंबर, 69वां सदस्य देश बना है, 69th कंट्री, ठीक है। और यहां पर ये जानिए 2025 में टर्की, जिसका नाम अब तुर्की हो चुका है कुछ समय से, तुर्की हैज बिकम दी न्यूएस्ट रीजनल मेंबर ऑफ ADB। ये नवीनतम रीजनल मेंबर बना है, क्षेत्रीय सदस्य। तुर्की ADB का नवीनतम क्षेत्रीय सदस्य बना है। ADB में हमारा जो शेयर होल्डिंग है, हमारा जो वोटिंग राइट है, वो काफी है। मतलब 3 जो सबसे बड़े इसमें पावरफुल कंट्रीज हैं ADB में, उसमें एक है चाइना, एक है जापान और एक है इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो पार्टनरशिप है इसमें वो 15% के आसपास है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ADB के बारे में जान लीजिएगा। ADB में इस समय 69 देश हो चुके हैं। अगला सवाल है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, CSC, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव लगातार न्यूज में है। इसका 6वां सदस्य अभी सेशल्स बन गया है, सेशल्स, SEYCHELLES, सेशल्स। सेशल्स से पहले बांग्लादेश इसका सदस्य बना था पिछले साल, बांग्लादेश, ठीक है। 6 सदस्य हैं इसमें, कौन कौन है? भारत इसका सदस्य है, श्रीलंका इसका सदस्य है, मालदीव इसका सदस्य है, मॉरिशस इसका सदस्य है, और बांग्लादेश इसका सदस्य है, और सेशल्स। सेशल्स पहले ऑब्जर्वर मेंबर था, लेकिन अब इसको फुल मेंबर बना दिया गया है, ठीक है। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट है, ये 2011 में इसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था एक मैरीटाइम रीजनल इनिशिएटिव के रूप में।
मतलब एक समुद्री जो सुरक्षा है, समुद्री जो मामले हैं, इन सब में एक क्षेत्रीय पहल के रूप में इसे अवधारणा दी गई थी। 2020 में ये मटेरियलाइज हुआ, अस्तित्व में आया और इसके बाद इसने बेहतर काम करना शुरू किया। मैं आपको बता चुका हूं कि इसका मूल काम क्या है। इसका मूल काम है हिंद महासागर के इश्यूज को एड्रेस करना। हिंद महासागर में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? आतंकवाद, आतंकवाद में भी क्या? नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, और इसके साथ साथ ये सबसे ज्यादा बल देता है रेडिकलाइजेशन, यानी हिंद महासागर के देशों में जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, इस्लामिक जिहाद बढ़ रहा है, उसको काउंटर करना। रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, दीज आर दी मेन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अंडर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये सारी चीजें आप इसमें देख लेंगे अच्छे तरीके। इस बार आईएएस में भी आ सकता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। लेटेस्ट इसकी जो बैठक हुई है वो 7th बैठक थी एनएसए लेवल की, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं अजीत डोवाल, उनके नेतृत्व में 7वां कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग हाल के समय में हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था, सेशल्स वाला। इसके बाद अगला जो न्यूज आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन पूछा जा सकता है, एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना? एससीओ का 10वां सदस्य बेलारूस बना है, बेलारूस। ठीक है, एससीओ हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी यहां नहीं बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट, ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? ब्रिक्स का 2025 में नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी इसका 10वां सदस्य बन गया है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि एससीओ का यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सितंबर 2025 में डायलॉग पार्टनर कौन बना है? डायलॉग पार्टनर, डायलॉग पार्टनर, डायलॉग पार्टनर बना है लाओस। लाओस एससीओ का संवाद साझेदार, एससीओ का संवाद साझेदार। इस लाइन का मतलब यह है, ध्यान से सुनिए, एक होता है फुल मेंबर किसी भी संगठन में, एक होता है ऑब्जर्वर मेंबर और एक होता है डायलॉग पार्टनर। फुल मेंबर का मतलब है फुल मेंबर को पॉलिटिकल पावर्स, डिसीजन मेकिंग का पावर, कोई भी पॉलिसी पर बातचीत करना, फाइनल वर्डिक्ट देना, उन सब चीजों में वो लोग भाग लेते हैं। ऑब्जर्वर जो मेंबर होता है उसको डिसीजन मेकिंग में पार्ट, बात मत करिए, ऑब्जर्वर जो मेंबर्स है उनको पार्ट नहीं दिया जाता, मतलब आप डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये एससीओ का समिट चल रहा है, आप लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोग ऑब्जर्वर मेंबर हैं तो हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं फुल मेंबर्स, उसमें आपका रोल नहीं होगा। हम आपसे नहीं पूछेंगे कि ये फाइनल डिसीजन करने जा रहे हैं, ये निर्णय हम सबको दे देंगे। ऑब्जर्वर मेंबर जो इनॉग्रल सेशन होता है और जो क्लोजिंग डे होता है किसी भी समिट का, उसमें भाग लेता है। और जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ऑब्जर्व करना। एससीओ में अगर अफगानिस्तान ऑब्जर्वर है तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान बैठेगा और वो देखेगा कि क्या क्या बातें हो रही हैं टेररिज्म के मुद्दे पे या सहयोग के मुद्दे पर, ये सब। लेकिन डिसीजन मेकिंग का, वोटिंग राइट्स, इन सब का कोई अधिकार नहीं होता ऑब्जर्वर मेंबर को। ऐसी ही चीज है डायलॉग पार्टनर के साथ भी। डायलॉग पार्टनर्स किसी भी समिट में डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होता, किसी भी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट नहीं होता, खाली डायलॉग, इसका नाम है संवाद। तो थोड़ा बहुत वो चीजें अपनी रख सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है, उस ओपिनियन को मानना ना मानना फुल मेंबर्स पर निर्भर करता है। ठीक है, या फाउंडर जो मेंबर्स हैं उन सब पर निर्भर करता है। तो ये हो गया आपका एससीओ का डायलॉग पार्टनर। अब लिखिए आसियान। आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? 11वां तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते हैज बिकम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। ठीक है, तिमोर लेस्ते 11th मेंबर। आसियान बहुत न्यूज में है, आसियान से इस साल सवाल आएगा यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। ठीक है, मैंने आपको बताया कुआलालंपुर समिट है ना, और तमाम चीजें आसियान के कॉन्टेक्स्ट में हुई हैं। आसियान के साथ हमारा दूसरा मैरीटाइम एक्सरसाइज होने जा रहा है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो तिमोर लेस्ते आप देख लेंगे। नेक्स्ट, आईएईए। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण।
ये वो संगठन है जो 1957 में बना था। इसका फाउंडर मेंबर इंडिया है और ये पूरी दुनिया में क्या करता है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। पूरी दुनिया में नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सेफ तरीके से लिया जाए और अफोर्डेबल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी की चीजों को देखा जाए, इन सब चीजों को ये रेगुलेट करता है। इसीलिए इसे ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग भी कहते हैं, आईएईए को, ठीक है। ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन। एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कहते हैं। आईएईए का नवीनतम सदस्य बन गया है 2025 में मालदीव। मालदीव, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आईएईए का सितंबर 2025 में सदस्य बन गया है मालदीव। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम सदस्य कौन बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम 107वां सदस्य देश जिसने रेटिफाई मतलब फाइनल अप्रूवल जो होता है, कर दिया है, वो है मोल्दोवा। MOLDOVA, मोल्दोवा। मोल्दोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप सब जानते हैं कि इंडिया का ये संगठन है, इंडिया ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने इसको लॉन्च किया था और जब लॉन्च किया था तो वो था COP21 पेरिस में। COP21 पेरिस में जब हुआ था, इसी में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के इसको लॉन्च किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है, इंडिया में ही है, गुड़गांव में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो सबसे बड़ी वो है डिसीजन मेकिंग बॉडी, वो है असेंबली। इस असेंबली की मीटिंग होती है, इसे ISA असेंबली बोलते हैं, ISA सभा। अभी 8वां जो असेंबली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। अभी नवंबर के आसपास, नवंबर या अक्टूबर में ये इंडिया में आयोजित हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां असेंबली, ठीक है। अगला है AIIB। इसको बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई निवेश अवसंरचना निवेश बैंक, अवसंरचना निवेश बैंक। ये चाइना लेड है, ये चीन के नेतृत्व वाला बैंक है। इसमें 110वां सदस्य बना है नौरू, NAURU, नौरू। और इसमें जो न्यू प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, एक शब्द है न्यू प्रोस्पेक्टिव मेंबर, मतलब जिसमें बनने की संभावना है, जो बन सकता है, वो बनाया गया है कोलंबिया को। कोलंबिया, अब देखो कोलंबिया, वेनेजुएला सब अलग अगल बगल हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि चाइना का क्या सोच होगा इन सब चीजों को करने का। नौरू कहाँ है, साउथ वेस्ट पैसिफिक में है। और साउथ वेस्ट पैसिफिक में इंडिया ने एक संगठन बना रखा है, फिपिक में एक अकेला भारत, बाकी 14 जो उसमें देश हैं सब साउथ वेस्ट पैसिफिक के हैं, जिसमें ये भी है नौरू, न्यू, सब माइक्रोनेशिया, किरिबाती। तो भारत के हितों पर भी इन सब चीजों का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। देख लिया सबने, आगे बढ़िए। अब हम आपको बताते हैं एक और दूसरा नया डायमेंशन। अभी इतने ही न्यूज में हैं जितना आपने देखा, इसी में से कोई आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो ILO का कोई नया सदस्य बन जाए तो हम आपको अपडेट कराएंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कौन बना है, कैसे है। इसके बाद
आप ये मान के चलिए कि म्यूजियम, अगर हमारे देश में पहली बार कोई किसी चीज के लिए म्यूजियम लॉन्च किया गया, डेडिकेट करते हुए इनॉग्रेट किया गया, तो यूपीपीसीएस, आरओ और जितने भी ऐसे वनडे एग्जाम्स वगैरह भी हैं उन सब में भी ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, संविधान म्यूजियम कहाँ पे? म्यूजियम जानते हैं ना, म्यूजियम जब आप जाते हैं तो आप एक पूरा जर्नी देखते हैं कि उसमें अलग अलग फोटो, अलग अलग मूर्तियां या तस्वीरें जो भी हैं वो सब दिखाई जाती हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है। सही है सब? ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ये हरियाणा के सोनीपत में खोला गया, हरियाणा के सोनीपत में खोला जा चुका है। ठीक है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी फैलेगी, है ना। नेक्स्ट, भारत का पहला सिल्क म्यूजियम, इंडियाज फर्स्ट सिल्क म्यूजियम कहां पर होने जा रहा है? मैसूरू, कर्नाटका के मैसूरू में भारत का पहला सिल्क म्यूजियम। सिल्क बोर्ड के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब देखो, अगर ये न्यूज में आ गया तो सिल्क प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे कौन सा है, ऐसे भी सवाल आपसे बन सकता है। ठीक है, अलग अलग जो ईरी, टसर, जो रेशम है, उन सब रेशम के बारे में आपको पढ़ना होगा, रेशम बोर्ड के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट, अगला है सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इनोवेशन, नाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। अगर आज भारत में हम सेमीकंडक्टर पॉलिसी बना रहे हैं अलग अलग स्टेट्स, तो इसके बारे में जानकारी भी जरूरी है। तो ऐसा म्यूजियम रहे जिसमें लोग जाएं, देखें कि अच्छा ये क्या है। तो ये बन रहा है कहाँ? हैदराबाद, इंडियाज फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम फॉर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, यानी जो हमारे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन सबके योगदान को दिखाने वाला, दर्शाने वाला पहला इंडिया का जो डिजिटल म्यूजियम है, ये 2025 में इनॉग्रेट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, अगला है इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है, जो मौसम विज्ञान, मेटीरियोलॉजी जो होता है, उन सब चीजों से संबंधित बातों को दर्शाएगा। मौसम विज्ञान से संबंधित चीजों को उस म्यूजियम में दिखाया जाएगा, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। नेक्स्ट, क्रिकेट म्यूजियम, क्रिकेट म्यूजियम इंदौर। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट पावर म्यूजियम, अभी सबसे लेटेस्ट ये न्यूज में है, पावर म्यूजियम को एनर्जी म्यूजियम भी कहा जा रहा है, एनर्जी म्यूजियम। इसमें आपको एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजें दिखाई जाएंगी, और ये बन रहा है कहाँ? पटना, पटना बिहार। भारत का पहला स्पेस म्यूजियम, जिसमें स्पेस के बारे में बताया जाएगा। ये सब चीजें क्या हैं? लिटरेसी, अवेयरनेस, जागरूकता। स्पेस म्यूजियम, स्पेस म्यूजियम कोलकाता, कोलकाता। ठीक है। इंडिया का पहला स्टार्टअप म्यूजियम, स्टार्टअप म्यूजियम और टेक म्यूजियम बेंगलुरु में बनकर तैयार हो जाएगा, काम शुरू हो गया है। इंडियाज फर्स्ट स्टार्टअप म्यूजियम। नेक्स्ट, अब आप लखनऊ में स्थित हैं तो लखनऊ का भी एक लिख लीजिए, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट लैंड लॉक्ड नेवल म्यूजियम, लैंड लॉक्ड नेवल म्यूजियम लखनऊ।
भारत का पहला लैंडलॉक्ड नेवल म्यूजियम लखनऊ। नेक्स्ट और अंतिम, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ प्लस साथ साथ आर्टिफिशियल कोरल रीफ, ये डेवलप किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। इस सवाल ही है आपके लिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और क्या म्यूजियम से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके हो गए, इससे भी एक सवाल बिल्कुल पॉसिबल है। अब लिखिए अंतिम, आज का जो सेक्शन करेंगे वो है वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन हेडिंग रहेगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन। ये वो एरिया है जहां से यूपी पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आरओ है, एआरओ है, सब जगह सवाल पूछे जाते हैं और इसके बारे में सबको जानकारी होनी आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि इस समय निपाह वायरस बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, निपाह वायरस, जिनको नहीं पता है वो गूगल पे लिखें और देखें कि साउथ इंडिया में निपाह वायरस इस समय क्यों कंसर्न का विषय बना हुआ है। तो इसमें पहला जो दुनिया का वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन निपाह वायरस पर बनाया जा रहा है और उसको लॉन्च कर दिया गया है, वो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है। फर्स्ट फेज इसका, और निपाह वायरस का वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। ठीक है, और द ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड इन बांग्लादेश, और ये ट्रायल जो है बांग्लादेश में ये लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश, अ रीजन वेयर निपाह केसेस रेगुलर आउटब्रेक्स। बांग्लादेश में इसलिए क्योंकि वहां निपाह अक्सर जो है होता रहता है, उभरता रहता है। ठीक है, निपाह वायरस इज अ डेडली जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज है, लिख लीजिए, मतलब पशु से इंसानों में आने वाला डिजीज। विद केस फर्टिलिटी रेट इसका है 75%, 75% फर्टिलिटी रेट है। एंड इट इज लिस्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज प्रायोरिटी पैथोजन, मतलब कि ये बहुत खतरनाक है। WHO कहता है कि इसको बहुत ही कंसर्न, मतलब प्रायोरिटी वाला इश्यू बनाया जाना चाहिए। ठीक है, निपाह वायरस इज अ डेडली डिजीज फ्रॉम द सेम वायरल फैमिली एज मीजल्स। जो मीजल्स है उसी फैमिली से ये भी आता है। और जो वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम लिख लीजिए, CH कैपिटल A स्मॉल d कैपिटल O स्मॉल x 1, निपाह वी वैक्सीन इसका नाम है, निपाह बी वैक्सीन, CHADOX1 निपाह BV वैक्सीन। तो निपाह शब्द हो सकता है न दे, और ये लिख करके बोल देगा कि ये वैक्सीन किसके लिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन है, ये बनाई जा रही है, तो आप निपाह, उसमें आंसर ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया जो है ये पहला वैक्सीन बना रहा है। ठीक है, किस चीज के लिए? कोआलाज, जो एक जानवर होता है, देखा होगा आपने, कोआलाज को सेव करने के लिए फ्रॉम क्लेमेडिया, एक डिजीज है CHCLAMID,
LAMYDIA, ये STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो क्वालाज खत्म हो जाएंगे अगर क्वालाज को ठीक तरीके से बचाया नहीं गया। अभी आपने सुना होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ था बहुत भीषण, तो उसमें यही सबसे ज्यादा मरे थे ये सब जानवर। तो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और बीमारी भी लग गई तो और ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने सिंगल डोज ये वैक्सीन डेवलप किया है और वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट ने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लिखने जा रहे हैं। ब्राजील अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल डोज डेंगू वैक्सीन। सिंगल डोज होगा और डेंगू, डेंगू का अभी तक जो है इसको डेंगी भी कहते हैं, अलग अलग लोग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। वैक्सीन हिंदी वाले डेंगू ही कहते हैं। सिंगल डोज डेंगी वैक्सीन जो है ये कौन बना रहा है? ब्राजील। अब आप डेंगू के बारे में पढ़ लीजिए कि डेंगू कैसे होता है, कब होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, लिख लिया? इसका नाम लिखिए, जो वैक्सीन है। एक तो पहले ये लिखिए कि अभी जो एकमात्र वैक्सीन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, लेकिन उसको बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से नहीं कहा जा सकता, वो है TAK-003। ये वर्ल्ड वाइड अभी अवेलेबल एक वैक्सीन है जो डेंगू के लिए इस्तेमाल की जाती है, द ओनली डेंगू वैक्सीन। ठीक है, इसमें WHO का परमिशन वगैरह लिया जाता है। अब ये क्या बना रहे हैं ब्राजील हेल्थ वाले? हाँ, ब्राजील वालों का नाम लिखिए वैक्सीन का, BUTAN-DV वैक्सीन। ठीक है, लिख लिया आपने? नेक्स्ट, अगला है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ऑफिशियली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट दुनिया का पहला गोनोरिया वैक्सीन, GONORRHOEA, गोनोरिया वैक्सीन। गोनोरिया एक बीमारी है, ये भी STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। इंग्लैंड हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट गोनोरिया वैक्सीन। इसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रायल ऑफ लंग कैंसर वैक्सीन। लंग कैंसर वैक्सीन लिख लीजिए, लंग कैंसर वैक्सीन, UK। इसको नाम दिया गया है लंग वैक्स, लंग वैक्स। इंडिया की कौन सी कंपनी है जो दुनिया का पहला डुअल वैक्सीन फॉर टाइफाइड बना रही है? जाइडस, ZYDUS, लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस जो है ये दुनिया का पहला वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल वैक्सीन फॉर टाइफाइड। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और पूछा जा सकता है
कि इंडिया में मलेरिया वैक्सीन पर कौन काम कर रहा है? मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन पर इंडिया में काम हो रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक, भारत बायोटेक और जीएसके, जीएसके के द्वारा। और ये दोनों जो है मलेरिया वैक्सीन का जो प्राइस है इसमें कट करने की भी बात कह रहे हैं कि हम उसको आधे से भी कम कर देंगे बाई 2028, 2028 तक आधे से भी कम मूल्य का हो जाएगा अभी जितना मूल्य है। और इसके लिए जीएसके और भारत बायोटेक ने ये शपथ लिया है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम है इसमें वर्ल्ड्स फर्स्ट है, ये लिख लीजिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन नाम है इसका RTS, S, RTS, S वैक्सीन। इसको डेवलप करने वालों में जीएसके है और पाथ है, PATH, पाथ, जीएसके एंड अदर पार्टनर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल और 3 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज पर काम करेंगे, 1-2 नहीं, अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि अब 15 तारीख नजदीक आने को है, धीरे धीरे कवरेज आपका और ज्यादा हो जाए। अब हम लोग नेशनल पॉलिसी, नेशनल स्कीम्स और जो अलग अलग प्रकार के स्टेट के लेवल के स्कीम्स हैं उससे कैसे सवाल बनते हैं, कुछ अलग अलग और जितने भी एरियाज हैं, मतलब कम से कम हमें 30, 35, 40 एरियाज पर काम कर लेना है और उसको पूरे साल भर में कवरेज बनाना है। ठीक है, धन्यवाद, बात करते हैं फिर।